students, again I'm here with my same topic, development, that is the first chapter of economics, and the main contents of this chapter I'm going to describe you. The first term is infant mortality rate. That means number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children. Means 1000 बच्चों में से 1 साल से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या. अब सेकंड टर्म जो है हमारी है वो है नेट अटेंडेंस रेशियो. That stands for the total number of children of the age group of 14 and 15 attending school as a percentage of total number of children in the same age group. मीन्स अगर पर्टिकुलर कंट्री के अंदर 14 एंड 15 ईयर के एज ग्रुप के टोटल पॉपुलेशन में से कितने बच्चों की परसेंटेज स्कूल अटेंड कर पाती है, यानी कुल स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है उस एज ग्रुप की पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर. थर्ड टर्म है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बेटा एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ. मतलब एक पर्सन को उसके बर्थ के टाइम ही एज्यूम किया जाता है कि एवरेज एज इसकी कितनी रहेगी. अब आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है. ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है बेटा कि एवरेज एज निकालने के लिए हम ये भी देखते हैं कि उस पर्सन की जो इकोनॉमिक जो है बैकग्राउंड कैसा है, या हेल्थ फैसिलिटीज वो कितनी गेन कर पा रहा है, या फिर उसका जो है टोटल इन्वायरमेंट कैसा है, उसके ऊपर भी हम उम्मीद करते हैं कि एक अनुमान ही तो होता है बेटा, रियलिटी किसको पता है. ठीक है. नेक्स्ट जो है HDI रैंक. HDI रैंक होता है बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि एक रिपोर्ट होती है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हिंदी में कहते हैं बेटा मानव विकास सूचकांक. इंसान का विकास सिर्फ पैसे से ही हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, और भी कई फैक्टर्स चाहिए होते हैं, और सभी फैक्टर्स को भी कंसीडर करने के साथ साथ जो है यूएन यूनाइटेड नेशन जो है अपनी एक रिपोर्ट बनाता है. वो अपनी रिपोर्ट बनवाता है यूएनडीपी प्रोग्राम के तहत. इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जाता है कि डिफरेंट कंट्रीज को कंपैरिजन किया जाता है ऑन वेरियस स्केल्स, और कंपैरिजन करके वो रैंक निकालता है जिस हिसाब से ये बताया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का HDI रैंक क्या है. और HDI रैंक निकालने के लिए सबसे पहले नो डाउट वही बात है कि इकोनॉमिक फील्ड को हम टच करेंगे. पर कैपिटा इनकम पहले कंसीडर की जाएगी कि उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है. दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. मीन्स अमूमन वहां के लोगों की औसतन उम्र कितनी है. थर्ड है लिटरेसी रेट, जो कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूं कि 7 एज ग्रुप के या मोर देन 7 एज ग्रुप के जो कितने पर्सन लिटरेट हैं, पढ़ लिख सकते हैं. और इसके अलावा हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, इन सब के बेसिस पर भी किसी कंट्री को कंपेयर किया जाता है, उसका रैंक निकाला जाता है ताकि ये देख सके कि वहां पर जो है मानव का विकास किस स्तर तक हो पाया है अलग अलग एस्पेक्ट में. तो ऐसे में हम बात करते हैं एक नई जो एक हमारे पास जो रेशो आया है 187 कंट्रीज में से 2011 के अंदर इंडिया का रैंक था 134th रैंक, यानी 134th रैंक पर इंडिया जो है एग्जिस्ट करता था. और 2019 में जब कंपैरिजन किया गया तो 189 कंट्रीज को जो है इस सर्वे के अंदर जो है लिया गया, जिसमें से 129th रैंक पर इंडिया अभी भी स्टैंड कर रहा है. यानी हमारी पोजीशन पहले से इम्प्रूव हुई है. काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ के अलग अलग जो हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं उन सब के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है. नेक्स्ट जो है मैं नई टर्म एक और ले रही हूँ जो कि पहले बात कर चुकी हूँ, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो. ये क्या होता है बेटा? इट इज द एनरोलमेंट रेशो फॉर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन. मीन्स जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन है, तीनों में कुल बच्चों की संख्या, यानी कुल पढ़ाई करने वाले बच्चों की संख्या को, या स्कूल अटेंड, कॉलेज अटेंड करने वाले या यूनिवर्सिटी अटेंड करने वाले जो बच्चों की टोटल जो है स्ट्रेंथ कितनी है, इसको हम कहते हैं ग्रोस एनरोलमेंट रेशो. अब जब बात आती है कि क्या मनी से ही किसी देश की डेवलपमेंट का टोटल हम जो है एज्यूम कर सकते हैं कि वो कंट्री डेवलप कर रहा है, क्या पैसा ही सब कुछ है?
क्या मनी से ही सब कुछ बाय किया जा सकता है या फिर कुछ और भी एस्पेक्ट इससे जुड़े हुए हैं? नो डाउट बेटा, आज का दौर जो है पैसे का दौर है। मनी 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 मनी, सब लोग बस इसी चीज में लगे हुए हैं कि कैसे मनी ज्यादा से ज्यादा अर्न की जाए। लेकिन इसके साथ साथ भी काफी और भी एस्पेक्ट है जो कि कभी भी मनी से अर्न नहीं किए जा सकते, जिनके ऊपर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। यूएनडीपी रिपोर्ट में भी एक पर कैपिटा इनकम को नहीं लिया जाता और एस्पेक्ट लाइफ के देखे जाते हैं ताकि लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की दिशा में कार्य किया जा सके। तो अब जब बात कर रही हूँ कि क्या मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड्स टू लिव वेल, मीन्स पैसे से हर वो चीज नहीं खरीदी जा सकती जो कि जिंदगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी या जिंदगी को बेहतर बनाएगी। पैसे से नो डाउट हम लोग अपने ये लाइफ का एक बेस है, पैसे के बिना काम नहीं चल सकता। मनी अर्न करना एक मेन मोटिव हो सकता है लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन सारी चीजें इससे अर्न हो जाए। मटेरियलिस्टिक चीजें तो आप खरीद लेंगे, ठीक है, लेकिन नॉन मटेरियलिस्टिक जो चीजें होती हैं वो इनसे नहीं खरीदी जा सकती। वो क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। आप सोर्सेज जो होते हैं पॉल्यूशन को दूर करने के लिए, जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो फैक्टर्स हैं, उनको आप खरीद सकते हो, लेकिन क्या उनको खरीदने से ही पूरा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा? नहीं, वो तो सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन से होगा। और सारी सोसाइटी क्या पैसा देकर खरीदी जा सकती है इस काम को करने के लिए? नहीं, उन्हें एनकरेज किया जाता है। ये जो एनकरेजमेंट वाली जो फीलिंग है, क्या इसको किसी ने पैसे से खरीदा? नहीं, ये तो एक पर्सन की एक इंडिविजुअल जो फीलिंग्स है, सेंटिमेंट्स हैं, उनसे अराइज होती है। सेकंड जो है स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और जो यूनिवर्सिटीज हैं, इन सबको डेवलप करना एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के बस की बात नहीं है। मान लो किसी से गांव के अंदर या किसी शहर के अंदर कोई स्कूल नहीं है और कोई पर्सन अपने बच्चे को वहां पर जो है पढ़ाना चाहता है, तो ऐसे में क्या वो अपने बच्चे के लिए अलग से स्कूल, कॉलेज या इस टाइप के हायर एजुकेशन कोई इंस्टीट्यूशन अपने बलबूते वहां पर स्टेब्लिश कर लेगा? नहीं, क्योंकि ओवरऑल ये देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर रीजन के सभी लोग इंटरेस्टेड हों, तब इतनी बड़े लेवल पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज ओपन करने का जो मेन काम होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में आता है। क्या गवर्नमेंट सबसे इतना पैसा लेती है जिससे कि इतनी बड़ी जो है ह्यूज लेवल पर जो है इन्वेस्टमेंट की जा सके? नहीं, तो वो अलग अलग सोर्सेज भले ही मनी कलेक्ट करने का जो है उसका सोर्स बन जाए, ओरिजिन बन जाए, लेकिन फिलहाल जो बात कर रहे हैं कि पब्लिक वेलबींग जो मेन मोटिव है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट जो है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड्स, कंस्ट्रक्शन, इस टाइप के सभी काम करवाती रहती है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा फ्रीडम। क्या फ्रीडम गेन की जा सकती है बेटा मनी से? नहीं, फ्रीडम तो जो है अपने एक जो है करेज से या फिर अपने जो है इस टाइप के इन्वायरमेंट से गेट की जा सकती है, जिससे कि हम लोग कह सकते हैं कि ये मनी से अर्न नहीं की जा सकती। पैसा देकर आजादी लेना पॉसिबल है? नहीं ना। ये तो हर इंसान को मिलनी चाहिए, लेकिन कहाँ मिलनी चाहिए, कहाँ मिलेगी? ये है डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में। तो क्या डेमोक्रेसी को हमने पैसे देकर खरीदा है? क्या ये देश में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है ये सब मनी से चल रहा है? मतलब मनी देकर हमने ब्रिटिशर्स को यहां से निकाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड, फिर मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ, सिक्योरिटी, सुरक्षा, ठीक है। आप बॉडीगार्ड जो है हायर कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन क्या एक पर्सन कहीं पर जॉब कर रहा है, वहां पर जॉब सिक्योरिटी या लाइफ की अलग अलग जो फैक्टर्स से जो उसकी लाइफ को जो खतरा महसूस होता है, क्या उनसे वो सिक्योरिटी गेट कर पाएगा? सिक्योरिटी बेटा एक इंटरनल फीलिंग है जिसे मेडिटेशन से हम अपनी ग्रो अप करते हैं या फिर अपना माइंडसेट इस टाइप से रखते हैं कि उस जगह पर काम ही नहीं करना जहां पर आपको सिक्योरिटी फील नहीं होती। और नेक्स्ट जो है एक एग्जांपल और ले रही हूँ, रिस्पेक्ट। अब आप कहेंगे रिस्पेक्ट तो आजकल मनी जिसकी ज्यादा इनकम है उसको ही मिलती है, और इनकम यानी जो ज्यादा रिच पर्सन है उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। लेकिन बेटा ये एक एस्पेक्ट है कि आजकल के लोग मनी को ज्यादा वैल्यू देने लगे हैं, इस वजह से वो रिच पर्सन्स की ज्यादा वैल्यू करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैक्सिमम पर्सन्स आज भी एक पर्सन की क्वालिटीज को जो है
चेक करते हैं, उस क्वालिटीज के बेसिस पर ही उसे रिस्पेक्ट दी जाती है। बिहेवियर भी देखा जाता है, ओवरऑल बिहेवियर कैसा है, वो दूसरों के साथ कैसे कोऑपरेट करता है, क्या करता है, ये सब चीजें किसी पर्सन को रिस्पेक्ट दिलवाती है, उसकी खुद की क्वालिटीज। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा। अब ये जो थैंक यू मैंने आपको बोला, तो क्या इसके लिए मुझे किसी ने मनी दी? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको कमाना पड़ता है अपने बिहेवियर से और अपने कंडक्ट से, हम जो है अर्न करते हैं, लेकिन उसके बदले में जरूरी नहीं है कि हम मनी ही किसी को दें। और इन सब भाव के लिए, इन सेंटिमेंट्स के लिए हमें किसी के लिए जो है शुक्रगुजार होना पड़ता है, हमें उनके लिए ग्रेटिट्यूड रखना पड़ता है। ओके, समझ आया? तो अब मैं आपको बेटा नेक्स्ट जो अपना एक और क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का, उसको डिस्क्राइब करने जा रही, वो है हमारा एवरेज इनकम। एवरेज इनकम जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसे पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। और उसको निकालने का जो फॉर्मूला है बेटा, वो है आपका टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसको अगर हम करते हैं, यानी पूरे देश के लोगों की जितनी भी इनकम है उसको टोटल स्ट्रेंथ से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपकी आ जाएगी पर कैपिटा इनकम। अब इसमें भी जो है जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, मतलब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है इस क्राइटेरिया को यूज करता है पर कैपिटा इनकम को। मेजरली सबसे ज्यादा जो यूज करने वाला फैक्टर है वो है हमारा वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक किन आधार पर जो है इसको करता है, वो तो मैं आपको बता रही हूँ कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर करता है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह गई हैं, यानी कुछ चीजों को ये इग्नोर करता है, क्योंकि सिर्फ पैसा ही तो सब कुछ नहीं है ना। तो यही बात तो मैं पहले आपको बता रही हूँ कि शॉर्ट कमिंग्स क्या रह गई एवरेज इनकम फॉर्मूले की, कि एक कंट्री के सभी लोगों की पर कैपिटा इनकम को तो शो कर रहा है, लेकिन अदर एस्पेक्ट्स को ये इग्नोर करता है। वो अदर एस्पेक्ट क्या है? पहला देखिए एजुकेशन, कि उस देश के लोगों की एजुकेशन कितनी है या कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये चीज नहीं क्लियर करता। सेकंड है हेल्थ, उस देश के लोग क्या सभी हेल्दी हैं, या फिर जो है इसमें भी काफी हेल्थ फैसिलिटीज कितनी प्रोवाइड करवाई गई हैं, वो चीज क्लियर नहीं करता। थर्ड जो है, मान लो हम एग्जांपल लेते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, कि एवरेज एज जो है उस देश की कितनी है, या फिर क्यों है इतनी, कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, तो उस चीज को भी इस फैक्टर में कंसीडर नहीं किया जाता। और फिर अगर हम बात करें सैनिटेशन की, तो क्या उस देश के लोग साफ सफाई पसंद हैं, यानी सैनिटेशन उन्हें अच्छा लगता है, या फिर वो ऐसे ही रहते हैं। तो इन सब चीजों को ये टच नहीं करता, सिर्फ इसमें तो इनकम को ही बेस बनाया जाता है। तो नेक्स्ट जो है इसकी कमी क्या है, टेक्स इनटू अकाउंट ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये लाइफ के सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट को टच करता है, उसी से रिलेटेड अपनी बातें रखता है कि किसी देश के लोगों की पर्टिकुलर पर्सन की कितनी इनकम है, तो उसको सिर्फ लेता है, और बाकी जो है सोशल फैक्टर होते हैं, हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, उनको तो ये अवॉइड ही कर देता है। और थर्ड है, ये इग्नोर करता है पीसफुल इन्वायरमेंट को, कि उस देश के अंदर पीसफुल इन्वायरमेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। या फिर फ्रीडम है वहां पर, लोगों को अपनी बात रखने की आजादी है, या वो फ्रीडम फुली कुछ भी कर सकते हैं, कुछ राइट्स दिए गए हैं, इनसे इसका कोई लेना देना नहीं, इसको तो पैसे से मतलब है। और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट वहां पर क्रिएट किया जा सकता है या किया गया है, कोई मतलब नहीं है। मनी कितनी अर्न करते हैं, बस यहाँ इस चीज से रिलेट कर रहा है। और क्या उस देश के अंदर डेमोक्रेसी है या नॉन डेमोक्रेसी है, तो ये उस चीज को भी नहीं देख रहा। तो नेक्स्ट जो है हमारा, फिर हम इसको फोर्थ एग्जाम्पल के बेसिस पर हम देखते हैं कि इसमें क्या कमी है। जैसे पंजाब, बेटा पंजाब की पर कैपिटा इनकम केरल से भी ज्यादा है, जबकि केरल में क्या है, एचडीआई रैंक हाई है और पंजाब का उससे लोअर है, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए, एजुकेशन फैसिलिटीज की बात की जाए, तो केरल में ज्यादा डेवलप है। तो बेटा आई थिंक आपको ये जो मेरा
टॉपिक है समझ आया होगा, हर चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी कंटेंट्स को अपनी नोटबुक में लिखे भी गए और साथ ही साथ एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग उन्हें अपनी नोटबुक में राइट डाउन जरूर करेंगे। आपने क्या करना है बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी राइट करना है, प्लस जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं आप उनको भी राइट करेंगे। अब आप सोचेंगे कि क्या एक ही नोटबुक में करना है? आप चाहें तो अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तो अलग से रजिस्टर बना सकते हैं और जो एनसीईआरटी की नोटबुक है वो अलग से आप बना सकते हैं। थैंक यू।